The making of a global world. Topic number 8. Indentured labor migration from India. Indentured labor का मतलब क्या होता है? Indentured labor means a bonded labor under a contract to work for a specific amount of time, pay off his passage to new country. एक ऐसा लेबर जो कि जिसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि किसी इंसान को, किसी लेबर को इतने दिन का काम करना है और उसको इतने जितने भी दिन काम करना है उसकी सैलरी उसको पहले से पता होती है और वो किसी नई जगह या नई देश जाके काम कर रहा होता है. In 19th century, hundreds of thousands of Chinese and Indian laborers went to plantation and in mines for various work. 19th सेंचुरी में चाइना और इंडिया के लाखों मजदूर प्लांटेशन और माइंस के लिए अलग अलग कामों के लिए दुनिया भर के अलग अलग देशों में गए थे. इन इंडिया लेबर्स वर हायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट विच प्रॉमिस रिटर्न टू इंडिया आफ्टर 5 years. इंडिया में जिन लेबरों से कॉन्ट्रैक्ट करा जाता था इंडेंचर्ड लेबर के लिए, उनको ये कहा जाता था कि वो 5 साल बाद इंडिया वापस आ जाएंगे. मोस्ट ऑफ द इंडेंचर्ड लेबर आर फ्रॉम यूपी, बिहार एंड तमिलनाडु. यानी कि जो ज़्यादातर इंडेंचर्ड लेबर होते थे वो या तो यूपी के होते थे, बिहार के होते थे या फिर तमिलनाडु के होते थे. फिर उसका द मेन डेस्टिनेशन फॉर इंडियन लेबर्स वर कैरेबियन आइलैंड, फिजी एंड मॉरिशस. जो इंडियन लेबर होते थे, इंडेंचर्ड लेबर होते थे इंडिया के, वो ज़्यादातर या तो कैरेबियन आइलैंड जाते थे, फिजी जाते थे या फिर मॉरिशस के. इन तीनों में से कोई एक जगह में अक्सर वो जाया करते थे. रिक्वायरमेंट वॉज डन बाय एजेंट इंगेजिंग बाय एम्प्लॉयर टू एंड पेड स्मॉल कमीशन. जो भी लोगों को लाना होता था, इकट्ठा करना होता था, वो एक एम्प्लॉयर करता था जो कि अब पूरा काम एक स्मॉल कमीशन में वो कर रहा होता पूरा काम. फिर उसका लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन वॉज हार्श एंड वेरी डिफिकल्ट. जो इंडेंचर्ड लेबर के लिए जो लिविंग कंडीशंस होती थी जहाँ पे वो जा रहे होते थे, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती थी और बहुत ही ज़्यादा हार्श होती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती थी वहाँ पे सरवाइव करना, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी. फिर उसके बाद मैनी ऑफ देम escaped into वाइल्ड थ्रो इफ दे कैट फेस पनिशमेंट. उसमें से जब काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का फेस करना पड़ता था तो उनमें से कुछ लोग सोचते थे कि जंगल साइड भाग जाओ ताकि हम लोग आराम से रह तो सके. कुछ तो भाग जाते थे, लेकिन जो कुछ बच जाते थे, जो कुछ पकड़ जाते थे, उनको काफ़ी पनिश किया जाता था और इसी तरीके से उनके साथ टॉर्चर और कई और एक्टिविटीज़ उनके साथ होती थी. फ्रॉम 1900s इंडियंस लीडर बिगेन अपोजिंग द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर एज अब्यूसिव एंड क्रूअल. 1900 के आसपास जो इंडियन लीडर्स थे, उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि जो इंडेंचर्ड लेबर है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और बहुत ज़्यादा मतलब गाली गलौज वाला सिस्टम है और काफ़ी ज़्यादा क्रूअल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते हैं. टॉपिक 9. इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम. फ्रॉम 19th century ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर also began to seek overseas market for their cloth. 19th century तक आते आते जो इंडियन ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर थे कॉटन के क्लोथ्स के, उन्होंने और भी कई दूसरे देशों को भी देखना शुरू कर दिया कि वो कहाँ कहाँ से अपने देश के लिए और बिजनेस के लिए कपड़े खरीद सकते हैं इंडिया को छोड़ के. इफ वी लुक एट द फिगर ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया इन कॉटन टेक्सटाइल इज अराउंड 30% इन 1800 एंड 15% इन 1815. यानी कि पहले तो 30% था 1800 में, लेकिन 1815 में ये घट के 15% हो गया. बट नाउ एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन हैड रोज बिटवीन 1812 to 1871. शेयर ऑफ द रॉ कॉटन इंक्रीज फ्रॉम 5% to 35%. लेकिन इस टाइम पीरियड में पहले मैन्युफैक्चर होता था, अब मैन्युफैक्चर ना होकर जो रॉ कॉटन है वो इंडिया में 1812 से लेकर 1871 के बीच में बहुत ज़्यादा नंबर्स में एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया, जो कि 5% 1812 में था, वो बढ़ के 35% हो गया 1871 में, जो कि बहुत बड़ा इंक्रीज है. फिर उसके बाद इंडिगो बिकम द अदर इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट फॉर मैनी डिकेड्स. जो इंडिगो था वो भी काफ़ी सारे
डिकेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक एक्सपोर्ट के तौर पे था। फिर अफीम शिपमेंट टू चाइना इंक्रीज फ्रॉम 1820s टू बिकम फॉर वाइल इंडिया बिकम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। अफीम जो है वो चाइना बहुत ज़्यादा नंबर में 1820s के टाइम पे इंपोर्ट किया जा रहा था, और इस टाइम पीरियड के बीच में जो इंडिया है वो अफीम का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया। अब ऐसा क्यों हो रहा था, तो इसके पीछे रीज़न है। ब्रिटेन ग्रो अफीम इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट टू चाइना एंड अर्न मनी इज यूज टू फाइनेंस इट्स टी प्लांटर्स एंड अदर इम्पोर्ट्स। जो ब्रिटेन है वो काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाता था। वो करता ये था कि जो चाइनीज़ थे उनको ब्रिटेन अफीम को चाइना में बेच देता था, और जिससे जो पैसा आया होता था, रेवेन्यू होता था, उसको वो टी प्लांटर्स और दूसरे इम्पोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए खर्च करता था, जिससे उसको फ़ायदा होता था, और बिल्कुल भी उसके लिए कोई भी चीज़ प्रॉब्लम उसके लिए क्रिएट नहीं हो पाती थी, क्योंकि जितने भी लोग होते थे वो सब अफीम के नशे में धुंध रहते थे। उनको अफीम किसी भी तरीके से चाहिए होती थी, और वो महंगे महंगे दामों पे बेच के ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करता था। Food, grains and raw material export from India to Britain and rest of the world increase। जो भी फूड ग्रेन होते थे और रॉ मटेरियल होते थे वो इंडिया से ब्रिटेन एक्सपोर्ट करे जाते थे, और बाकी के वो ब्रिटेन से फिर वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होते थे। तो यानी कि ब्रिटेन एक तरीके से कमीशन कमाता था, फिर और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसमें से अर्न करता था। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया इन हायर देन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट टू इंडिया। यानी कि जो ब्रिटेन एक्सपोर्ट करता था इंडिया में उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन जो ब्रिटेन इंपोर्ट करता था इंडिया से उसकी कीमत काफ़ी कम होती थी। यानी कि ब्रिटेन जब बेच रहा होता था तब तो ज़्यादा महंगे दामों पर बेचता था, लेकिन जब खरीद रहा होता था तो वो सस्ते दामों पर खरीदता था, जिससे एक इंडिया को उन्होंने ट्रेड सरप्लस बना दिया था। फिर उसके बाद है ब्रिटेन हैड ट्रेड सरप्लस विद इंडिया, दे बैलेंस इट्स ट्रेड डिफेक्ट विद अदर कंट्रीज। तो यानी कि ब्रिटेन के पास एक ट्रेड सरप्लस था इंडिया के साथ, और वो बैलेंस करता था डिफेक्ट्स को जो अदर कंट्रीज के साथ होते थे। यानी कि अगर किसी और देश के साथ नुकसान हुआ तो वो इंडिया के साथ ट्रेड करके उस नुकसान की भरपाई कर लेता था। तो ये था टॉपिक।